हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इससे पहले हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत मेजर चेंजेस किए गए थे। उन मेजर चेंजेस को लेके बहुत सारा विवाद भी था। तो उन सबको ठीक करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो 1978 में आया था। ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो जनता पार्टी की थी। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी पावर को कम कर दिया गया था और पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई थी। तो उन सबको सही करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं टू रिस्टोर डेमोक्रेसी एंड बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक है, अब हम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के की प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान अपना राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 के अंदर आता था फंडामेंटल राइट्स के अंदर, उसको अबोलिश कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से उसको एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, तो पहला चेंजेस क्या है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 हुआ करता था उसको अबोलिश करके उसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही एक पॉइंट है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी अबोलिश नहीं किए जाएंगे। ठीक है, भले ही कंट्री के अंदर इमरजेंसी हो की सिचुएशन हो, ये आर्टिकल हमेशा लागू रहेंगे, गारंटीड प्रोटेक्शन दी इमरजेंसी के दौरान भी। आर्टिकल 20 के अंदर क्या आता है? राइट इन क्रिमिनल केसेस, और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बताया कि इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तब भी दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कभी भी हटाए नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान। नेक्स्ट हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर है कंट्री के अंदर, तो इस बेसिस के ऊपर हम नेशनल इमरजेंसी नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब तक कि इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर आर्म्ड रिबेलियन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर लोगों ने हथियार उठा लिए हैं या लॉ ऑर्डर की एक्सट्रीम सिचुएशन बन गई है, तो उस केस में हम इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस के अंदर नेशनल इमरजेंसी अप्लाई नहीं। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के अंदर कवर की जाती है। ठीक है, अब इसके लिए अपने को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कोई भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो ये पार्लियामेंट के अंदर 1 मंथ के अंदर पास होना चाहिए, और पास होने के बाद हर 6 मंथ के अंदर इमरजेंसी के ऊपर रिव्यू किया जाएगा और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ ही
आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना वो तय किया जाएगा। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आता है और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए अपने को पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और पार्लियामेंट से परमिशन मिलने के बाद हर 6 महीने के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी कि आगे इमरजेंसी जारी रखनी है या नहीं। ठीक है। और इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है? इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। और प्रेसिडेंट, उसके लिए कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। जब तक कि कैबिनेट मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को रिटन रिकमेंडेशन नहीं आती है तब तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। ठीक है। और अगर लोकसभा, इफ लोकसभा डिसअप्रूव इमरजेंसी, तो उसी टाइम पे इमरजेंसी ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है। भले ही राज्यसभा उसको अप्रूव करे ना करे, मैटर नहीं करता। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या है कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी उनको रिस्टोर किया। ठीक है। जैसा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को थोड़ा कम किया गया था और जो जुडिशियल रिव्यू था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बंद कर दिया गया था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको वापस से रिस्टोर किया गया और कोई भी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा का जो कार्यकाल है, ठीक है, वो 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर वापस से 6 साल को कम करके 5 साल के लिए कर दिया था लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्यकाल को। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ और क्या थी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाएगी। ठीक है।